नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, एडी बराबर एएस मेथड, अर्थव्यवस्था के संतुलन की विधि। प्रथम विधि एडी बराबर एएस विधि। अर्थव्यवस्था के संतुलन की कुछ मान्यताएं हैं जो कीन्स ने ली थी। पहला है अल्पकालीन विश्लेषण। नंबर 2 बंद अर्थव्यवस्था, टू सेक्टर मॉडल। नंबर 3 पूर्णतया लोचदार समग्र पूर्ति। कीन्स ने अपने एएस वक्र को पूर्णतया लोचदार माना था, अर्थात सामान्य कीमत स्तर में बिना कोई परिवर्तन हुए समग्र पूर्ति में समग्र मांग के अनुपात में वृद्धि होती रहती है। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हमेशा विद्यमान रहती है, हमेशा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है, जिसके कारण बिना कीमत बढ़ाए या बिना कीमत स्तर में वृद्धि किए पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसी कारण उसने पूर्णतया लोचदार समग्र पूर्ति की कल्पना की थी। अब ध्यान दें, जो आप समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र पूर्ति वक्र देख रहे हैं वो नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ। जो मैंने अभी अभी बताया आपको पूर्णतया लोचदार पूर्ति वक्र, समग्र पूर्ति वक्र, वो कीमत और समग्र पूर्ति में संबंध दर्शाता था। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम जहाँ पर भी ये एस वक्र देख रहे हैं, जो कि आपको लगता होगा कि ये तो धनात्मक ढाल वाला है, कहाँ पूर्णतया लोचदार है, तो ऐसा नहीं है। ये एस वक्र राष्ट्रीय आय और एएस के संबंध को दर्शाता है। जबकि कीन्स ने जो कहा था कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति वक्र, समग्र पूर्ति वक्र, वो सामान्य कीमत स्तर और पूर्ति में संबंध दर्शाता था और वो उसकी मान्यता के आधार पर सही था, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं संतुलन की प्रथम विधि, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति दृष्टिकोण। इस विधि के अनुसार अर्थव्यवस्था में तब संतुलन होता है जब एडी बराबर एएस हो। आप चित्र में देख सकते हैं, एएस मूल बिंदु से गुजरने वाली एक 45 डिग्री लाइन है जो कि समान वितरण रेखा है, और एडी सी प्लस आई अर्थात उपभोग एवं निवेश को जोड़कर बनाई गई है। ये ओजी एरिया क्या है दोस्तों? ओजी एरिया स्वचालित बचत प्लस स्वचालित निवेश का योग है। और जी से लेकर एडी तक का ढाल क्या है? जाहिर बात है, आई को तो हमने क्या लिया है? स्वचालित आई, स्वचालित निवेश जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और सी में दो भाग है, स्वचालित उपभोग और स्वचालित उपभोग एवं प्रेरित उपभोग। तो स्वचालित उपभोग भी स्थिर है, स्वचालित निवेश भी स्थिर है। तो बचा कौन परिवर्तन वाला? बी वाई यानी कि प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग वक्र का जो ढाल होता है एमपीसी, वही इस पूरे एडी वक्र का ढाल भी होगा, अर्थात एडी वक्र का ढाल और कुछ नहीं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी ही होती है। अब देखते हैं असंतुलन की स्थिति, एडी ग्रेटर देन एएस। नंबर 1, चित्र में ई बिंदु से पहले एडी ग्रेटर देन एएस, समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। जब समग्र मांग अधिक होगी समग्र पूर्ति से तो कीमत क्या होंगी? बढ़ेंगी। कीमत बढ़ेगी तो लाभ भी क्या होगा? बढ़ेगा। लाभ बढ़ेगा तो उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन को बढ़ाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो इस प्रकार से पुनः संतुलन ई बिंदु पर आ जाएगा और यह प्रक्रिया चलती रहेगी। नंबर 2 बिंदु एएस ग्रेटर देन एडी, जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होगी, तो जब पूर्ति ज़्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में अवांछित स्टॉक अर्थात बिना बिका माल रह जाएगा, और यदि माल बिकेगा नहीं तो उत्पादक अगली अवधि में उत्पादन क्या करेगा? कम करेगा। उत्पादन कम करेगा तो क्या होगा? उत्पादन कम करेगा, फिर उससे क्या होगा? रोजगार में कमी आएगी, रोजगार में कमी आएगी तो फिर उससे आय में कमी आएगी, और राष्ट्रीय आय का संतुलन पुनः ई बिंदु पर हो जाएगा जहाँ एडी बराबर एएस होगा। अब हम देखते हैं समावेश के प्रभाव और लीकेज के प्रभाव। दोस्तों, ऊपर वाला चित्र समावेश के प्रभाव से संबंधित है, जबकि नीचे वाला चित्र लीकेज के प्रभाव से संबंधित है, जो कि आगे आएगा। समावेश क्या होता है? इंजेक्शंस क्या होते हैं? जिस प्रकार इंजेक्शन देने से आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स बनते हैं और आप स्ट्रांग होते हैं, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था को इंजेक्शन देने वाले चर कौन कौन से हैं? जो चर एडी को बढ़ाएं वो इंजेक्शन है, और जो चर एडी को घटाएं वो लीकेज है। तो सी, आई और जी और एक्स, इनके बढ़ने से इंजेक्शन लगेगा, और एम के घटने से, क्योंकि एम माइनस में है इसलिए एम के घटने से भी इंजेक्शन होगा। तो हम देखते हैं, चूंकि एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, अतः सी, आई और जी की वृद्धि, एक्स की वृद्धि व एम में कमी
अर्थव्यवस्था को समावेश कहा जाता है। उपयुक्त चित्र में हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में संतुलन बिंदु AD बराबर AS E बिंदु पर था, जहां AD बराबर C+I थी। फिर हमने माना कि उपभोग में वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि होने से AD ऊपर के शक्कर AD1 हो जाता है और AD1 बराबर C+I प्लस डेल्टा C हो जाता है और नया संतुलन E1 बिंदु पर हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय OY से खिसक OY1 हो जाती है। अब ऐसे ही हम अगला चित्र देखते हैं जो लीकेज से संबंधित है, उसकी व्याख्या आगे है। आप देख सकते हैं चित्र में हमने निवेश को घटाया है। प्रारंभिक संतुलन E बिंदु पर था, जहां AD बराबर AS है और संतुलन राष्ट्रीय आय OY है। फिर हमने कहा माना निवेश I में कमी हो जाती है, जिससे AD नीचे की ओर शिफ्ट होकर क्या हो जाता है, AD1। जैसे ही AD1 होता है तो C+I माइनस डेल्टा I हो जाता है, अर्थात नया संतुलन E1 बिंदु पर होने से राष्ट्रीय आय OY से घटकर OY1 हो जाती है। इसे लीकेज कहते हैं, क्षरण लीकेज। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि AD बराबर C+I प्लस G प्लस X माइनस M होता है, अतः CIGX में कमी व M में वृद्धि के कारण समग्र मांग में क्या होती है, कमी होती है। तो जब जब समग्र मांग में कमी होगी उसे हम क्या कहेंगे, लीकेज या क्षरण। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं लीकेज से राष्ट्रीय आय घटती है, जबकि इंजेक्शन से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। थैंक यू।